जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं। एक खबर गर्दिश कर रही है और मसलसल सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है और भारतीय टेलीविजन और भारतीय सोशल मीडिया उसे बहुत ज़्यादा प्ले अप कर रहा है। वो खबर ये है कि ईरान के वज़ीर दिफा ने दोबारा पाकिस्तान और इराक को धमकी दे दी है और उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी वार्निंग को इराक ने और पाकिस्तान ने सीरियस ना लिया तो फिर हम खौफनाक तरीके से जवाब देंगे। तो ये खबर मसलसल चल रही है, इंग्लिश में भी चल रही है, हिंदी में भी चल रही है, उर्दू में भी चलाई जा रही है और व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर भी चल रही है। क्या ये वाकई वार्निंग जारी हुई है या नहीं हुई, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए आखिरी क्या कदम उठाया है, ये भी मैं बड़ी डिटेल के साथ आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा। और अगला सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में ईरान और पाकिस्तान के हालात ख़राब तो नहीं होंगे, ये भी पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में बताया जाएगा। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े तारीखी और शानदार हैं तो ये बात गलत होगी, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी भी बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं रहे। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान पाकिस्तान का ब्रादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान की तकरीबन 20 से 25% आबादी जो है वो अहले तशी है और ईरान के अंदर ज़ाहिर अहले तशी की हुकूमत है और वो मरकज़ है अहले तशी का। और इस बड़ी आबादी की वजह से भी ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जितने ज़ायरीन यहाँ से सऊदी अरेबिया जाते हैं उसका आधा यानी 50% जो है वो ईरान के अंदर भी जाता है और वहाँ पे भी ज़ियारतों के लिए जाते हैं। बल्कि हर साल तकरीबन 10-12 लाख के करीब लोग पाकिस्तान से ईरान जाते हैं और वहाँ पे इंतहाई सस्ते नरख में जाके वो ज़ियारतें करते हैं। और ज़ाहिर है इस वजह से भी ईरान के और पाकिस्तान के साथ दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे अहले तशी की बहुत बड़ी आबादी है। और फिर इसके साथ साथ जो अहले सुन्नत है उनके दिल में भी ज़ाहिर है हज़रत इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो इसलिए भी ईरान के साथ मोहब्बत की जाती है। फिर तीसरी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ईरान के पाकिस्तान के साथ कोई सकाफ़ती ताल्लुकात भी हैं और यहाँ पे जितने लोग भी सेंट्रल एशिया से आए थे उनमें बहुत बड़ी तादाद ईरानियों की होती थी और ईरानियंस की यहाँ पे हुकूमतें भी रही हैं और कई ऐसे सूबे थे, कई ऐसे पोर्शन से इंडिया के जिसके अंदर ईरानी हुक्मरानी करते रहे। फिर नादिर शाह दुरानी जो जिसका ताल्लुक ईरान के साथ था और उसने इंडिया में आके सब कुछ बर्बाद कर दिया था, बल्कि पूरा दिल्ली मस्मार कर दिया था नादिर शाह दुरानी, और उसका ताल्लुक भी ईरान के साथ था। फिर जब मुग़ल आए यहाँ पे तो मुग़ल के लश्कर में बहुत बड़ा पोर्शन जो था वो ईरानी सपा का था, ईरानी फ़ौजियों का था। इसीलिए जब यहाँ पे उज़्बक और मुग़ल आए तो उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान को अहमियत दी और इसलिए सब कॉन्टिनेंट की जो ज़ुबान थी, सरकारी ज़ुबान थी, वो फ़ारसी रही। और फिर जो हमारी दरसगाहें होती थी शुरू में, जो यहाँ पे मौलम आते थे और जो पढ़ाए जाते जो टीचिंग्स होती थी वो भी ईरानी यानी फ़ारसी ज़ुबान के अंदर होती थी। लिहाजा फ़ारसी एक तवील अरसे तक सब कॉन्टिनेंट की एक सरकारी लैंग्वेज भी रही, अदालती लैंग्वेज भी यही थी और तालीमी लैंग्वेज भी यही थी। और ये लैंग्वेज उस वक्त तक रही जब तक ब्रिटिश यहाँ पे नहीं आए। तो ईरान के साथ एक ताल्लुक इस पूरे खित्ते का था और इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे सकाफ़ती जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात है वो भी थे। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो शुरू में शाह ईरान की वजह से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, बल्कि ये कहा जाता था कि शाह ईरान का ये दूसरा घर है पाकिस्तान। और उस वक्त तक क्योंकि वहाँ पे तेल की तिजारत नहीं शुरू हुई थी तो शाह ईरान पाकिस्तान को बहुत आइडलाइज़ करते थे। वो कराची बहुत आते थे, वो लाहौर बहुत आते थे और हर बार उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाता था। फिर वहाँ पे तेल निकला और फिर तेल की ट्रेड शुरू हुई तो ईरान बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गया माशी तौर पे, तो फिर उसने थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। फिर जब ईरान के अंदर इंकलाब आया तो उस वक्त यहाँ पे जनरल ज़िया-उल हक साहब थे। जनरल ज़िया-उल हक साहब जो है वो सुन्नी अकीदा थे और वो बड़े डिस्टेंस थे शिया कम्युनिटी के साथ। तो इस साइड पे जनरल ज़िया-उल हक और उस तरफ ईरान में एक इस्लामी इंकलाब आ चुका है और वो इस्लामी इंकलाब जो उसका नज़रिया पाकिस्तान के इस्लामी इंकलाब के साथ तालमेल नहीं खाता। फिर जनरल ज़िया-उल हक साहब के जो ताल्लुकात थे वो अफ़गानिस्तान के अंदर बड़े गहरे हो गए। फिर यहाँ पे अमेरिका आया और फिर वेस्टर्न सारी फोर्सेस आईं और उस वक्त तक ईरान के अंदर जो इंकलाब था उस इंकलाब का हदफ जो था वो अमेरिका था और अमेरिका से नफ़रत थी। तो यहाँ पे अमेरिकन आके बैठ गए, वहाँ पे ईरान के अंदर पासदाराने इंकलाब आके बैठ गए
और इमाम ख़मैनी उनका इनकलाब आ गया, और इमाम ख़मैनी और पासदारान इनकलाब जो हैं वो अमेरिका से नफ़रत करते हैं, तो वहाँ से फिर एक नफ़रत की बुनियाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान शुरू हुई। इस दौरान बेशुमार मरतबा सरहदी झड़पें भी हुई, पाकिस्तान के अंदर भी दरअंदाजी की गई, कुछ पाकिस्तान से भी जो एलिमेंट्स थे वो भी जाके ईरान के अंदर धमाके करते थे, और इस वजह से ये जो एक लव हेट रिलेशनशिप था कि दोनों मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी नहीं थे, दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी नहीं थे। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि ईरान के अंदर इनकलाब के बाद को पाकिस्तान के ईरान के साथ को बहुत आइडियल ताल्लुकात थे, बल्कि बड़ा डिस्टेंस था, और इस डिस्टेंस में बाज़ औक़ात ताल्लुकात ज़ीरो हो जाते थे। फिर इसी दौरान ईरान ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लिए। आज भी ईरान के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स दुनिया में अगर पढ़ने किसी मुल्क में जाते हैं तो वो कोई और मुल्क नहीं है, वो इंडिया है। इस तरह इंडिया के डिफेंस ताल्लुकात भी ईरान के साथ हैं। फिर चाबहार जो वहाँ पे पोर्ट बन रही है वो इंडियन कंपनीज बना रही हैं, वहाँ पे है। फिर वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस यहाँ पे बलूचिस्तान में लॉन्च किए जाते थे वो ईरान के ज़रिए किए जाते थे। फिर आपको कुलभूषण यादव याद होगा, वो चाबहार के अंदर रहता रहा। और फिर यहाँ पे जो बलोच रेबिलियंस हैं, जो बलोच इनकलाबी हैं या बलोच अलहदगी पसंद हैं, BLA है, BLF है, इसके ज़्यादातर ठिकाने जो हैं वो ईरान के अंदर हैं और वहीं से ऑपरेट होते हैं। फिर इन लोगों के पास ईरानी पासपोर्ट भी हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा आइडियल थे, उसके अंदर अप्स एंड डाउन आते रहते थे, बल्कि डाउन ज़्यादा रहे हैं और अप्स इसके अंदर बहुत कम थे। बहरहाल एक जो अफसोसनाक वाक़या हुआ वो आपके सामने है, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर बहुत सारी डिबेट पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हुई, ईरान के अंदर भी हुई। अब जो आखिरी खबर है वो ये है कि वज़ीर दिफ़ा उनके जो ईरानी जिनका ज़्यादा ताल्लुक़ ही पासदारान इनकलाब के साथ है, वो जो है उनका एक बयान सर्कुलेट कर रहा है। पहली बात तो ये है कि ये बयान दुरुस्त नहीं है, ये बयान को बहुत पुराना है, जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला नहीं किया था तो उससे पहले का एक बयान है। लेकिन उस बयान के अंदर भी उन्होंने इराक़ और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि जहाँ जहाँ मामलात ख़राब होंगे, जहाँ से ईरान को ख़तरा महसूस होगा, वहाँ पे हम हमला करेंगे, ये उन्होंने कहा था। लेकिन पाकिस्तान और इराक़ का नाम उन्होंने नहीं लिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया तो उसके बाद एक साइलेंस हो गई ईरान की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। लेकिन उनके इस पुराने बयान के अंदर इराक़ और पाकिस्तान डाल के इंडियन जो मीडिया है वो उसको उठा रहा है, और वही सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा उसको फैला रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक नफ़रत फैले, और साथ साथ उसे ईरान के अंदर फ़ारसी के अंदर तर्जुमा करके उसे ईरान के अंदर भी फैलाया जा रहा है, ताकि जो ईरानी अवाम है उसके अंदर भी एक नफ़रत फैले, या पाकिस्तान के अंदर एक हेट उनके दिल में आए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और फिर उसको प्ले अप किया जाए। तो ये एक इंडियन साजिश है जिसके ज़रिए पाकिस्तान और ईरान को लड़ाया जा रहा है। तो पहली बात तो ये आप ज़हन में रखें कि ईरानी वज़ीर दिफ़ा ने इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ से भी पूरे ईरान की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ने बयानात देने पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के अंदर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई है कि कोई सरकारी अफसर, कोई हुकूमती तर्जुमान, कोई हुकूमत से रिलेटेड शख्स और कोई मीडिया पर्सन जो है ईरान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का बयान नहीं देगा। और साथ ही ईरान की तरफ से ईरान के अंदर जितने लोग हैं उन सब के ऊपर पाबंदी है कि कोई शख्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का बयान जारी नहीं करेगा। और ये गारंटी जो है ये तुर्किया और साथ चाइना की तरफ से दोनों मुल्कों से ली गई है कि वहाँ से किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान का कोई भी सरकारी अफसर, उसका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान के साथ हो या फिर उसका सिविल ब्यूरोक्रेसी या सिविल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक हो, उसके ऊपर पाबंदी है कि उसने कोई बयान जारी नहीं करना। इसके साथ साथ मीडिया को भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने कोई ऐसा बयान नहीं देना या कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं करना जिससे ईरान और पाकिस्तान के दरमियान को नफरत फैल सके। दूसरा, ईरान का जो मीडिया है वहाँ पर पहले ही पाबंदी है, लेकिन मज़ीद पाबंदी को इंश्योर किया गया कि वहाँ से भी इस किस्म का कोई बयान नहीं आएगा। तो लिहाजा दोनों जगहों से किसी किस्म का कोई बयान रिलीज़ नहीं हो रहा। लेकिन इसके बावजूद इंडिया की पूरी कोशिश है कि इस सूरत हाल को थोड़ा सा अनलीश किया जाए, इस सूरत हाल को मज़ीद गंभीर बनाया जाए, इसको मज़ीद इसके अंदर उबाल लाया जाए ताकि पाकिस्तान और ईरान दोनों आपस में लड़ें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मामलात उस लेवल तक जाएंगे, क्योंकि ईरान भी समझदार है और पाकिस्तान भी समझदार है। पाकिस्तान को पता है कि इन हालात में अगर हमने एक और महाज खोल लिया तो ये सीधा सीधा इंडिया की हम फेवर करेंगे, क्योंकि इंडिया इस साइड से दबाव डालेगा, उस साइड से ईरान की तरफ से दबाव डालेगा, तो पाकिस्तान को बहुत माशी तौर पर नुकसान होगा। और ईरान भी ये समझता है कि इस वक्त सिर्फ हमारा एक ही डिफेंस है, वो पाकिस्तान है, और अगर हमने इसको भी नाराज़ कर लिया तो फिर ईरान के सारे बार्डर जो हैं वो नरम हो जाएंगे, सारे बार्डर कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि इस साइड पे अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान बैठे हैं, और तालिबान जो है वो एंटी ईरान है, और फिर दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया है,
और सेंट्रल एशियन जो साइड्स हैं वो भी ईरान के लिए कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, वहाँ से भी ईरान के ऊपर ठीक ठाक दबाव डाला जा रहा है। फिर टर्की, उसके साथ गो ताल्लुकात थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन टर्की भी बहुत ज़्यादा खुश है ईरान के साथ नहीं है। फिर उस साइड, दूसरी साइड पे समंदर है और उस साइड पे अरब स्टेट्स हैं, और अरब स्टेट्स और ईरान के ताल्लुकात बहुत तवील अरसे से ख़राब है, बल्कि 1400 साल हो गए उन ताल्लुकात की ख़राबी को। वहाँ से भी ईरान के लिए कोई खुशखबरी नहीं आएगी। फिर हमास की शक्ल में अब गज़ा के अंदर एक जंग छिड़ चुकी है और उसके अंदर ईरान इन्वॉल्व है, और ज़ाहिर है अगर ईरान पाकिस्तान के साथ लड़ता है तो फिर उस साइड से इसराइल भी दबाव डालेगा, जो ईरान इस वक्त सरेदस्त अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ईरान पूरी तरह ये समझता है कि उसके लिए ये हालात फेवरेबल नहीं है, लिहाजा उसे किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लिहाजा मेरी तरफ से आप आज के दिन यही तज्जिया है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ने अपने महाज ठंडे कर दिए हैं, दोनों ने अपनी बंदूकें नीचे रख दी हैं, दोनों तरफ से किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होगी, और अगर कुछ छेड़छाड़ होगी तो ये याद रखें कि वो एक फॉरेन एलिमेंट होगा। और फॉरेन एलिमेंट क्या है? इस साइड से पाकिस्तान की तरफ से इंडिया कुछ ना कुछ करके ईरान के ऊपर हमला करवा सकता है, जिसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि उसके यहाँ पे एजेंट्स मौजूद हैं। और अगर उन एजेंट्स के ज़रिए इंडिया ईरान के अंदर को बम फेंक देता है या ईरान के अंदर को मिसाइल फेंक देता है तो उससे वहाँ पे सूरत ख़राब हो सकती हैं। दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी कोई इंडियन जासूस बैठे हुए हैं इस वक्त, और वो ठीक ठाक उनके वहाँ पे रसूख है, और वहाँ से वो भी इस किस्म की शरारत कर सकते हैं। लिहाजा अगर कुछ शरारत हुई तो ईरान की तरफ से भी इंडिया करेगा, और इस तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी इंडिया करेगा, क्योंकि इंडिया को ये अमन सूट नहीं करता। और ये वार्निंग दोनों साइड्स पर है, दोनों साइड्स पे रेड अलर्ट है, दोनों साइडों को पता है कि अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई तो वो पाकिस्तान और ईरान की तरफ से नहीं होगी, लेकिन इंडिया बाज नहीं आएगा। लिहाजा आने वाले दिनों में अगर कुछ छेड़छाड़ हुई तो ये ज़हन में रखें कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंडिया होगा, क्योंकि उसे ये अमन सूट नहीं कर रहा।